हेलो बच्चों, आज हम 12th क्लास का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो 12th क्लास का जो सिलेबस है वो हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहली हमारी यूनिट जो होगी वो हमारी इसके अंदर जो 12th क्लास का जो हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट जो सिलेबस है उसके अंदर डियर स्टूडेंट्स 10 यूनिट हैं। फर्स्ट यूनिट हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उसके बाद हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी है, उसके बाद हमारा मैग्नेटिज्म है, उसके बाद हमारा EMI है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, उसके बाद EMW है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उसके बाद हमारा ऑप्टिक्स है जिसको हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, एक रे ऑप्टिक्स के अंदर, एक बेटा वे ऑप्टिक्स के अंदर डिवाइड किया गया है। और नेक्स्ट हमारा जो यूनिट रहता है वो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट रहता है। उसके बाद हमारा एटम एंड न्यूक्लियस रहता है, एटम एंड न्यूक्लियाई। उसके बाद सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद हमारा लास्ट यूनिट होता है कम्युनिकेशन सिस्टम। ये 10 यूनिट होती हैं, ये 10 यूनिट हमें कंप्लीट करनी होती है बेटा, ठीक है। ये हमारा सिलेबस होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा फर्स्ट जो है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर आपको ऐसा भी पढ़ाया जा सकता है, जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से इंट्रोडक्शन दिया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, या फिर आपको बताया जा सकता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, बोला जा सकता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी आपको बोला जा सकता है, ऐसा बताया जा सकता है, ठीक है। इसके अंदर बाइफर्फिकेशन किया जाता है किन किन चीजों में, इलेक्ट्रो प्लस डायनामिक्स, इलेक्ट्रो और प्लस डायनामिक्स। इलेक्ट्रो के अंदर जो आप पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वहां पे आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ठीक है। डायनेमिक्स के अंदर आपकी EM वेव आ जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ जाएगी, EMI आ जाएगा, AMI AC आ जाएगा, इन चीज़ों ये चीज़ें आपके आ जाएंगी। या फिर आपसे ऐसा बोला जा सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को भी 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। कैसे कैसे देखिए, एक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, एक पार्ट आपको बना दिया जाएगा बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक पार्ट ये बना दिया जाएगा, ठीक है। एक पार्ट बना दिया जाएगा मैग्नेटिज्म, ओके। थर्ड जो पार्ट होगा वो बना दिया जाएगा आपका EMW या फिर AC, ठीक है, अल्टरनेटिंग चार्ज, ये भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है काफी बार। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम बेसिकली जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा चैप्टर जो होगा वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर बेटा क्या होगा, चार्ज एट रेस्ट रहेगा, चार्ज एट रेस्ट, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली किसके बारे में डील्स करता है कि चार्ज जब रेस्ट में रहेगा उससे जितने भी फिनोमिना जब चार्ज रेस्ट में रहेगा उससे जितने भी फिनोमिना निकल के आते हैं, जितनी भी प्रॉपर्टी शो करता है रेस्ट में होने के बावजूद, जैसे लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और पोटेंशियल एनर्जी है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ये शो करेगा, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो वो पूरी जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी, चाहे वो चार्ज का स्टोर करना हो, चार्ज का प्रोड्यूस करना हो, चार्ज का डेवलप करना हो, चार्ज का ट्रांसफर करना हो, चाहे फिर वो उसके कारण फील्ड निकालना हो, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो, कोई भी कितने बहुत सारे ऐसे फिनोमिना होंगे बेटा जो रेस्ट में जब चार्ज होगा उसके कारण जो हम पढ़ेंगे, उस यूनिट को, जिस यूनिट के अंदर इसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया जाता है, इसके फिनोमिना के बारे में डिस्कस किया जाता है, उस यूनिट का नाम होता है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक। इस प्यूरी यूनिट के अंदर, कंप्लीट यूनिट के अंदर चार्ज किस में रहेगा बेटा, रेस्ट के अंदर रहेगा। किस में रहेगा बेटा, रेस्ट के अंदर रहेगा, ओके। तो चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल सकते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, द स्टडी ऑफ चार्ज, आप लिख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की द स्टडी ऑफ चार्ज, द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट।
एंड रिलेटेड फिनोमिना एंड रिलेटेड फिनोमिना एंड रिलेटेड फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। और हो सकता है आपकी बुक में डेफिनेशन बेटा ऐसी भी दी गई हो, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट एंड रिलेटेड फिनोमिना इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। हो सकता है कुछ टीचर आपको ऐसा भी बताते हो, द स्टडी इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द चार्ज एट रेस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फोर्स, इलेक्ट्रिक बहुत सारे ऐसे फिनोमिना होंगे जो इससे डील्स करते होंगे। बहुत सारे टीचर अलग अलग वे में इसकी डेफिनेशन राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है बेटा, द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक, अगर इसको बाइफरफिकेशन करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आप देखोगे इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, इलेक्ट्रो और प्लस में क्या आएगा बेटा, स्टैटिक्स आएगा। स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है बेटा, एट रेस्ट, क्या होता है मतलब एट रेस्ट। और इलेक्ट्रो का मतलब है, यहाँ पे जो ग्रीक वर्ड है इसका मतलब है बेटा यहाँ पे चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या नाम है बेटा इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, जब इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में होगा और उससे रिलेटेड जितने भी फिनोमिना होंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। किसके अंदर डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। तो ये हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन, ठीक है बेटा। उसके बाद हम इसको डिवाइड कर रखा है मैग्नेटिज्म के अंदर। किस में डिवाइड कर रखा है, मैग्नेटिज्म भी है साथ में। तो इसमें चार्ज किस में था बेटा, रेस्ट में था। तो इसमें चार्ज किस में रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, यानी कि मूविंग चार्ज एट कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चार्ज क्या करेगा बेटा, मूव करेगा, ठीक है। ओके, क्लियर है। और ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज एट रेस्ट में था क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर सकता है और मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा नहीं कर सकता। तो मूविंग चार्ज एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करता है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होगा बेटा, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल होगा, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल होगा। और चार्ज पार्टिकल इसमें क्या करेगा बेटा, एनर्जी को कैरी करेगा। किसको कैरी करेगा बेटा, एनर्जी को कैरी करेगा। किसको कैरी करेगा, कैरी द एनर्जीज, कैरी द एनर्जी। जो एनर्जी को कैरी करेगा, जो एनर्जी ट्रेवल करेगी, जो एनर्जी प्रोपागेट करेगी, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जब एनर्जी ट्रेवल करती है या प्रोपागेट करती है तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसको हमने हमारे फर्स्ट लेवल के अंदर ये चीज हमने पढ़नी है, यानी कि हमारा ये फर्स्ट सेम है। फर्स्ट सेम के अंदर इतनी चीजें हमने पढ़नी है, ठीक है। बीच में हमारा एक यूनिट और रह गया करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम चार्ज के मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कांस्टेंट या फिर उसमें चेंज भी होता है, उसका मोशन भी चेंज होता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये था बच्चों हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन। तो अब बात करते हैं, अगर बात हमने स्टार्ट की है बेटा, देखिए जरा ध्यान से देखिए, हम चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं तो बेसिकली हम किसकी बात करेंगे, चार्ज की ही बात करेंगे। तो चार्ज है क्या, हमें ये पता होना चाहिए चार्ज है क्या। बहुत सारे ऐसे पढ़ाते हैं चार्ज, अगर ध्यान से देखा जाए बेटा चार्ज को ऐसा सिंपली डिटेल में ऐसा बोल दिया जाता है कि चार्ज टू टाइप का होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव। चार्ज की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, तो अगर हम ध्यान से देखें बेटा, इलेक्ट्रिक जो चार्ज है हमारा क्या है बेटा, इसका मैं पूरा नाम लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है हमारा, ये इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली क्या होता है, इसको ध्यान से देखिए। सुपोज करते हैं अपने पास एक ये मैटर है, ठीक है। इस मैटर को हम जानते हैं, ये मैटर किससे मिलकर बना हुआ है, ये मैटर बेटा एटम से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। अगर ये एटम से मिलकर बना हुआ है तो हम कह सकते हैं एटम किससे मिलकर बना हुआ है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। एटम से मिलकर बना हुआ है बेटा, किससे मिलकर बना हुआ है, ये एटम से। तो एटम बीच में क्या पाए जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन, और बाहर क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। ऐसा आपको पता है, ठीक है ना। वो चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, एक्चुअल मीनिंग ऑफ चार्ज, ओके। अब आप ध्यान से देखिए, आपने ऐसा सुना होगा 9th क्लास में या 10th क्लास 11th क्लास में कि कुछ लूजली इलेक्ट्रॉन होते हैं और कुछ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है।
कुछ लूजली चार्ज लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं और कुछ क्लोजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं या क्लोज पैक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। आपने ऐसा जरूर सुना होगा। ओके, अब ध्यान से देखिए, अगर आपके पास एक मैटर है, उसको आप रब करते हैं, ऐसे रब करते हैं ऐसे, और आप किसी छोटे छोटे पेपर्स, बीट्स ऑफ पेपर जो हैं उसके पास लेके जाते हैं, तो वो पेपर क्या हो जाते हैं बेटा, मार्कर के साथ या मैटर के साथ चिपक जाते हैं, क्लिंग हो जाते हैं। ठीक है, और क्लिंग हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या है बेटा, इस मैटर के ऊपर रब करने की वजह से एक प्रॉपर्टी आई। क्या आई बेटा, एक प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी की वजह से इस मैटर ने उन छोटे बीट्स ऑफ पेपर के ऊपर क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया। क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया। तो हम कह सकते हैं कि जब मैटर को रब करते हैं, मैटर को क्या करते हैं बेटा, रब करते हैं, तो वो छोटे छोटे बीट्स ऑफ पेपर के ऊपर क्या लगाता है, वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और हम ये भी जानते हैं, सभी लोग ये जानते हैं कि हर चीज वर्ल्ड के अंदर छोटे से छोटी जो चीज है वो किससे मिलकर बनी हुई है बेटा, एटम से मिलकर बनी हुई है। किससे मिलकर बनी हुई है, एटम से। तो हम कह सकते हैं किसी भी मैटर को जब हम रब करेंगे, रब करने के बाद बेटा उसके ऊपर एक चार्ज, उसके ऊपर एक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, चार्ज है। उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, चार्ज है। और ये प्रॉपर्टी जो है हर मैटर के पास होती है, तो इसलिए इसकी जो डेफिनेशन होगी वो डेफिनेशन मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूं। इट इज एन इंट्रिंसिक, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी of a matter which experience a force on other particle, that is known as इलेक्ट्रिक चार्ज। दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। उसको बोलेंगे, हर कोई भी मटेरियल है, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर। कोई भी मैटर है उसकी एक अंदर खुद की अपनी प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी के कारण उस पर जो प्रॉपर्टी डेवलप हुई, वो प्रॉपर्टी दूसरे के ऊपर क्या एक्सपीरियंस करती है, फोर्स एक्सपीरियंस करती है। क्या एक्सपीरियंस करती है, फोर्स एक्सपीरियंस करती है दूसरे पार्टिकल के ऊपर। वो जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज। उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब चार्ज के टाइप कितने होते हैं, चार्ज के टाइप कितने होते हैं, तो बेटा चार्ज के 2 टाइप होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव। अब आप सोच रहे होगे सर इनका नाम पॉजिटिव नेगेटिव क्यों रखा, आप ये भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा। बिल्कुल आने का, बिल्कुल क्वेश्चन बनने का क्वेश्चन है ये। क्यों, अगर हम देखें, ध्यान से देखें, यहाँ पे नाम और भी रख सकते थे। इसका नाम ए रख सकते थे, इसका नाम बी रख सकते थे, इसका नाम सोनू रख सकते थे, इसका नाम मोनू भी रख सकते थे। ऐसा भी किया जा सकता था, लेकिन ऐसा साइंटिस्ट ने नहीं किया। ऐसा क्यों नहीं किया, अब इसको आपको समझना है। अगर आपके पास एक एटम है और एटम के अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है और बाहर इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा आपने केमिस्ट्री के अंदर इतना जरूर पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इनका जो एटम का जो नेट चार्ज होता है, एटम का क्या बेटा, नेट चार्ज, जो नेट चार्ज होता है वो कितना होता है बेटा, 0 होता है। नेट चार्ज का मतलब समझते हो बेटा, नेट चार्ज का मतलब है टोटल जो चार्ज है। यानी कि अगर मैं कहूं नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन 17 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने मिलेंगे इसके अंदर बेटा, प्रोटॉन अगर 17 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने मिलेंगे इसके अंदर, 17 ही मिलेंगे। ऐसा होता है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद अगर इसका नाम ए रखते और इसका नाम बी रखते और इन दोनों को जोड़ते तो क्या बनता बेटा, ए प्लस बी, और एक किसका है, माइनस का, और एक किसका है, प्लस का है, तो क्या बनता, ए माइनस बी आता। अगर इनके हम नाम रखते, ऐसे ए और बी नाम रखते, क्या एटम का नेट चार्ज 0 आया, आंसर है 0 नहीं आया। क्या मैथमेटिक्स को फॉलो करता है ए और बी, नहीं फॉलो कर रहा है, मैथमेटिक एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए उन्होंने क्या रख दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन इंडिकेट कर दिए। अगर हम इसको पॉजिटिव 17 मानते हैं और इसको नेगेटिव 17 मानते हैं और इसको जोड़ते हैं प्लस एडिटिविटी के अकॉर्डिंग और इसको जोड़ते हैं -17, तो रिजल्ट कितना आता है बेटा, 0। एटम का टोटल जो चार्ज आया वो कितना आया, 0। इसलिए साइंटिस्ट ने मैथमेटिक एडिशन को फॉलो करवाने के लिए इनका नाम क्या रख दिया बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव रख दिया। चार्ज के 2 टाइप होते हैं, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। उसके बाद
उसके बाद ध्यान से देखिए, अगर चार्ज के 2 टाइप होते हैं, एक पॉजिटिव और एक क्या बेटा नेगेटिव होता है। उसके बाद ध्यान से देखिए आगे क्या है जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का जो सिंबल है, प्रोटॉन का जो सिंबल है वो है बेटा P, और इसका जो साइन होता है वो होता है पॉजिटिव। प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, और ये हैवी होते हैं। क्या होते हैं बेटा? हैवी होते हैं, भारी होते हैं, एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद है बेटा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल है वो E है, और ये क्या होता है बेटा नेगेटिव। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 सी क्या है बेटा? सी है बेटा कूलम, कूलम, ठीक है। ये क्या है बेटा? ऐसा यूनिट, क्या है बेटा? ये ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज किसके नाम पे रखी गई है? आंगस्टीन डी कूलम, आंगस्टीन डी कूलम एक साइंटिस्ट के नाम पे ये रखा गया है, ठीक है। तो सी क्या है बेटा? ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? ये मैग्नीट्यूड, ये क्या है बेटा? इसका मैग्नीट्यूड, और ये क्या है बेटा? इसका सिंबल है। और प्रोटॉन पे कितना होता है? पॉजिटिव का होता है ये, और कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 सी होता है। इतना ही मैग्नीट्यूड इसके ऊपर होता है, लेकिन इस पे किसका पाया जाता है? प्लस का, और इसके ऊपर किसका पाया जाता है? माइनस का पाया जाता है। सी क्या है बेटा? ऐसा यूनिट, ठीक है। उसके बाद बच गया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज? क्वेश्चन क्या पूछा गया? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज? वो क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना, क्या है? इलेक्ट्रॉन। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन से, ओके। ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। इस पे एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, वो आगे करवाऊंगा मैं, जो कूलॉम फोर्स का फॉर्मूला आएगा उस पे मैं आपको एक क्वेश्चन भी बताऊंगा। एक क्वेश्चन आया था इस पे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज के ऊपर, कि बहुत बार क्वेश्चन क्या था, फिर भी मैं स्टेटमेंट आपको बता देता हूँ बेटा। अगर जो बच्चा जिसको आता है वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी दे सकता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया एग्जामिनेशन के अंदर? क्वेश्चन ये पूछा गया कि 2 चार्ज हैं, कोई भी क्या है? 2 चार्ज, उनका कोई मैग्नीट्यूड गिवन नहीं था, मैग्नीट्यूड की वैल्यू नहीं थी। व्हेन 2 चार्ज इज प्लेस्ड, when 2 charge placed 1 centimeter away apart to each other and find out the minimum force between 2 charges, find out the minimum force between 2 charges। मिनिमम फोर्स पूछी गई थी और 2 चार्ज दिए गए थे, 1 सेंटीमीटर पे रखा गया था, और मिनिमम चार्ज, जो मिनिमम फोर्स पूछी गई थी उसमें मैग्नीट्यूड नहीं दिया गया था, चार्ज कितना है। तो वहां पे बेटा स्मॉलेस्ट यूनिट ही आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। वो इसलिए इसके ऊपर आया था। तो वो फॉर्मूला कूलॉम्स लॉ के ऊपर था, और कूलॉम्स लॉ भी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। तो नेक्स्ट जब हम कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको जरूर ये न्यूमेरिकल में बताऊंगा इसका वैल्यू कितना है, इसका आंसर कितना है, मिनिमम फोर्स कितना होगा, ठीक है। तो ये बेटा इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना, प्रोटॉन के ऊपर, ये न्यूट्रॉन के ऊपर हो गया, इतनी सारी चीजें होगी। उसके बाद अगर मैं डिस्कस करता हूं तो उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन EM, तो ये मास होता है 9.1 इंटू 10 टू पावर -27 kg होता है। प्रोटॉन का मास कितना होता है? तो प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 टू पावर, सॉरी यहाँ पे 31 आएगा, 31, और यहाँ पे आएगा 27 kg, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिकली प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में भारी होता है। तो आप लिख सकते हो PM इज ग्रेटर देन EM, PM इज ग्रेटर देन EM, ठीक है। तो ये चीज आप देख सकते हैं। उसके बाद बेटा यहाँ पे न्यूट्रॉन बच गया। कौन बच गया? न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? जितना प्रोटॉन का होता है उतना ही न्यूट्रॉन का होता है, 27 kg, ठीक है। उसके बाद कुछ पॉजिट्रॉन बच गया। पॉजिट्रॉन क्या होता है बेटा? पॉजिट्रॉन क्या होता है? पॉजिट्रॉन, तो पॉजिट्रॉन क्या होता है? जो मास होता है ना, मास जो होता है वो किसके बराबर होता है? मास होता है इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर, यानी कि इसका मास तो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, और जो चार्ज होता है ना इसके ऊपर वो कैसा होता है बेटा? पॉजिटिव। कैसा होता है? पॉजिटिव। उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन, ठीक है। उसके अलावा क्वार्क्स भी होते हैं। क्वार्क्स हमारे सिलेबस में नहीं है, बहुत सारे टीचर उनके बारे में बताते भी हैं क्वार्क्स क्या होते हैं। तो क्वार्क्स में आपको बता भी देता हूं, कुछ वैल्यू रेशियो के अंदर पाई जाती है, चार्ज की वैल्यू रेशियो में पाई जाती है, P/Q की फॉर्म में पाई जाती है। जैसे मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ +E/3 ±E/3, ठीक है। उसके बाद हो सकता है +-2E/3,
कुछ ऐसी वैल्यू आपको मिलेंगी, जो वो वैल्यू होती है उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्वार्क्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वार्क्स। लेकिन इनका जिक्र हमारे सिलेबस में नहीं है, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये बेसिकली सबसे छोटी यूनिट, तो सबसे छोटी यूनिट जो है, सबसे छोटी यूनिट जो है वो हमारी ये है, स्मॉलेस्ट यूनिट सबसे ये है। लेकिन हमारे सिलेबस में इसको क्या नहीं किया जाता बेटा, कंसिडर नहीं किया जाता, इनको क्या नहीं किया जाता, कंसिडर नहीं किया जाता। इसलिए हम किसको लिखते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट, इलेक्ट्रॉन को। किसको मानते हैं, इलेक्ट्रॉन को। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन। कितनी क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन। लेकिन सबसे एक्चुअली में ये होती है सबसे यूनिट छोटी, चार्ज की सबसे यूनिट छोटी कौन सी होती है, ये E/+E/3 ऐसे जो क्वार्क्स की फॉर्म में पाए जाते हैं उनको बोलते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट। लेकिन उनको हम कंसिडर नहीं करते, तो इसलिए हम उनको छोड़ देते हैं, इसलिए हम इसको मानते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। तो ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन है बेटा चार्ज के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में। हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, पहला प्रॉपर्टी क्या है बेटा, आपको 10th क्लास में सिखाया गया है कि लाइक चार्ज रिपेल इच अदर। लाइक चार्ज रिपेल इच अदर, यानी कि आप ऐसा सोच सकते हो, अगर दो लाइक चार्ज हैं तो दोनों के बीच में क्या है बेटा, दुश्मनी है। दोनों के बीच में क्या है, दुश्मनी है। ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या आएगा, दूसरा प्रॉपर्टी आएगा अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। यानी कि अगर अनलाइक चार्ज है, जैसे लाइक चार्ज का मतलब क्या है, ये दोनों नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव ये भी नेगेटिव, दोनों लाइक चार्ज हैं, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। ऐसा हो सकता है दोनों कैसे हों, पॉजिटिव हों, ऐसे दोनों पॉजिटिव हों, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो देखिए दोनों एक दूसरे को क्या लगा रहे हैं, फोर्स। दोनों के बीच में क्या है, दुश्मनी। अगर अनलाइक हैं, हो सकता है एक पॉजिटिव हो और एक क्या हो बेटा, नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। दोनों में अट्रैक्शन होगा, दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन। ये क्या है, रिपल्सन। ये क्या है, रिपल्सन। और ये क्या है, अट्रैक्शन। यानी कि इन दोनों में क्या है, प्यार। क्या है, प्यार। दोनों में प्यार। और यहां पे क्या है, दुश्मनी। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है बेटा, दुश्मनी, और उन दोनों में क्या है, प्यार। ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी होगी। तीसरी प्रॉपर्टी होती है बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, या एडिटिविटी ऑफ चार्ज भी बोल सकते हो। बाय अलजेब्रा मेथड वी कैन ऐड द चार्ज। ठीक है। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज भी है। तो थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हेडिंग डालिए, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिए। मान लेते हैं अपने पास एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी ये है, और इसमें से क्या किया गया, इसमें से मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन को यहां लेके गई, कुछ चार्ज यहां से यहां गया। हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन यहां गया तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव यहां आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा, एक नेगेटिव आ गया। फिर दूसरा लेके गई तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे 2 नेगेटिव आ गया। क्वांटाइजेशन हमें ये बताता है जब चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करते हैं, जब हम क्या करते हैं बेटा, चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। एक बॉडी से किसी बॉडी में, दूसरी बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो उस टाइम पे जो चार्ज ट्रांसफर होता है वो हमेशा इंटीजर नंबर के अंदर, किस नंबर में, इंटीजर नंबर के अंदर ही ट्रांसफर होता है। वो कभी भी आपकी फ्रैक्शन की फॉर्म में ट्रांसफर नहीं होता। वो कभी भी ऐसे नहीं होगा +E/3 चला गया, या +2/3E चला गया, या +2E/3 चला गया, ऐसे कभी भी चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। ये हमें कौन बताता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताता है। क्वांटा, क्वांटा का मीन्स होता है पैकेट, क्वांटा का मीन्स क्या होता है, पैकेट। ठीक है। और क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू इट, यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन भी राइट कर देता हूं। अकॉर्डिंग टू इट,
according to it any charge can exist, any charge can exist is discrete in discrete only in discrete packet of a certain minimum charge of certain minimum चार्ज। और इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। अभी मैंने बताया मेरे पास एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, यहां से एक ट्रांसफर हुआ एक इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर क्या आ गया प्लस ई, इसके ऊपर क्या आ गया माइनस ई। तो देखिए यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 1 और e की वैल्यू ये माइनस में भी हो सकती है और बेटा ये किस में हो सकती है प्लस में। ये टोटल चार्ज आपको देगा। अब जैसे एक गया तो आप क्या लिख दोगे, Q इज इक्वल टू वैल्यू कितनी है 1 की 1। अगर इस बॉडी पे पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि ए बॉडी पे बताओ, तो क्या आ जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा और इनटू में क्या आ जाएगी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 सी, इतना प्लस का चार्ज है इस बॉडी के ऊपर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बी बॉडी पे बताओ टोटल चार्ज, तो Q इज इक्वल टू n कितना है, यहाँ पे देखिए 1 है, लेकिन किसका आ जाएगा माइनस का 1 इंटू में 1.6 इंटू में 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। ठीक है, ये माइनस का आ गया, वो किसका था बेटा प्लस का था, ये वैल्यू आ गई। तो ऐसे आप इसको क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। n की वैल्यू कहां तक जा सकती है, n की वैल्यू क्या होती है 1 2 3 4। कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा e/3 प्लस माइनस में, या फिर आपको मिलेगी +-2 e/3, कभी भी n की वैल्यू ये नहीं मिलेगी। इसलिए जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा इसे इंटीजर नंबर के अंदर ही ट्रांसफर होगा, p/q की फॉर्म में चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। केस ऑफ क्वांटाइजेशन में आप बोल सकते हो व्हेन ए बॉडी गेट चार्ज, व्हेन ए बॉडी, यहाँ पे मैं लिख भी दे और भी डिटेल में इसको लिख देता हूँ, आप इसका और भी अच्छे से नोट्स बना सकते हैं बेटा, साथ साथ में मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। When a body gets charge, when a body get charged, then only integer number, then only integral number, number of electron get transferred from one body to another, from one body to another body। यही चीज हमने यहाँ पे पढ़ी है। कभी भी आपको किस में नहीं मिलेगा, कभी भी किस में नहीं मिलेगा, आपको फ्रैक्शन में नहीं मिलेगा। तो ये है बेटा आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज ट्रांसफरेबल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, इसका मतलब क्या है, देखिए अगर आपके पास एक बॉडी ये है, ठीक है, और दूसरी बॉडी आपके पास ये है, इन दोनों को आप क्या करते हो, इन दोनों बॉडी को रब करते हो। क्या करते हो, रब करते हो, रबिंग करते हैं। क्या करते हैं, रबिंग। रबिंग करने में इसके ऊपर से अगर लूजली इलेक्ट्रोड बाउंडेड है, इसमें अगर मान लेते हैं ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, इसमें लूजिंग इलेक्ट्रॉन है। क्या है बेटा, लूजिंग इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या है, लूजिंग इलेक्ट्रॉन नहीं, क्लोजली इलेक्ट्रॉन है, क्लोजली बाउंडेड है। ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं इसके ऊपर चले जाएंगे। किस पे चले जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चले जाएंगे। अब कैसे चले जाएंगे, देखिए सपोज करो अपने पास ऐसा स्ट्रक्चर है, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक ये, एक ये, एक ये, ऐसे ही मैंने पांचों फिंगर्स के ऊपर ऐसे इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर दिया।
एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। और मैंने इनको क्या कर दिया, ऐसे इनको रब करना स्टार्ट कर दिया बेटा, ऐसे क्या करना शुरू कर दिया मैंने इनको रब। अब देखोगे आप ऐसे ये उंगलियां फिक्स हो जाएंगी, फंस जाएंगे एक दूसरे के अंदर। और जब इनको मैं ऐसे रब करूंगा ना तो प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, प्रोबेबिलिटी ये बनती है कि इसका हो सकता है अगर इसकी लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है इस पे, तो इसके इलेक्ट्रॉन टूट के इस पे आ जाए। अगर इसके टूट के इस पे आ गए तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव आ गया, और इसके ऊपर कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। लेने वाले के ऊपर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव, और देने वाले के ऊपर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव। यानी कि डोनेट जो करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव और जो लेगा उसके ऊपर कैसा, नेगेटिव। जो गेन करेगा उसके ऊपर नेगेटिव। तो चार्ज क्या होता है, ट्रांसफर किया जा सकता है चार्ज को। इससे कई बार एक डीसी पांडे की बुक में क्वेश्चन भी पूछा गया है, जब चार्ज ट्रांसफर होता है क्या उसके मास के ऊपर इफेक्ट आता है। आंसर है उसके मास पे इफेक्ट आता है। तो आंसर कितना आता है, जितने चार्ज ट्रांसफर होंगे उतना ही इफेक्ट आएगा। अगर आपसे कोई ये बोले कि ए बॉडी से 4 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया गया, कितने इलेक्ट्रॉन को, 4 को, तो बताइए मास कितना डिफेक्ट आया, मास डिफेक्ट कितना आया। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना बताया था, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, और वैल्यू कितनी है, 4 है। तो यहाँ पे 4 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, इतना डिफेक्ट आ जाएगा। इतना क्या आ जाएगा बेटा, मास डिफेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मास डिफेक्ट आ जाएगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ये हमारी प्रॉपर्टी है चार्ज की, ठीक है। उसके बाद बेटा आपने एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी बताता हूं, उसको डिटेल के, जो डिटेल में स्टडी करेंगे ना वो हम मैग्नेटिज्म के अंदर पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म के अंदर, उसकी ज्यादा डिटेल में। कैसे, देखिए मैग्नेटिज्म में एक रेशियो मिलेगी आपको, Q/M की रेशियो मिलेगी, ठीक है। इसके अंदर Q और M है। M इफेक्टिव होता है कैसे, M इज इक्वल टू, आपने एक फॉर्मूला भी देखा होगा, 1/1 - V²/C²। ये आपने फॉर्मूला देखा होगा बेटा। इसमें क्या होता है, m0 जो होता है वो होता है रेस्ट मास। क्या होता है, रेस्ट मास। और m जो होता है वो होता है मूविंग मास, मूविंग मास, ठीक है। इसमें जो v होती है वो होती है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। और जो c होती है वो होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट। इस फॉर्मूले के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे मैग्नेटिज्म के अंदर, क्योंकि आपने साइक्लोट्रॉन का एक टॉपिक पढ़ना है बेटा, उसके अंदर इसकी वो साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशन है। इसमें क्या बताया जाता है, अगर वेलोसिटी, ये वेलोसिटी कंपेरेबल टू लाइट के वेलोसिटी के है, तो ये जो मास होता है ये चेंज हो जाता है, मास डिफेक्ट आ जाता है, मास की वैल्यू चेंज हो जाती है वेलोसिटी के कारण। लेकिन यहाँ पे एक रेशियो है, देखिए ये रेशियो, तो Q/M रेशियो है। अगर मास चेंज हो गया तो पूरा फैक्टर चेंज हो जाएगा, बट Q के ऊपर कोई डिफेक्ट नहीं आएगा, Q की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए मैं यहां पे आपको एक बात बताना चाहता था कि चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। क्योंकि कई बार क्या होता है बेटा, कुछ न्यूमेरिकल के अंदर ये रेशियो दी मिलेगी और उसमें वैल्यू चेंज मिलेगी, आगे जाके कुछ स्टेटमेंट में कुछ, या जो हमारा क्वेश्चन होता है उसमें कुछ वैल्यू चेंज हो जाती है, और हम क्या सोचते हैं कि Q की वैल्यू चेंज होगी, M की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि हमें काइनेमेटिक्स, पूरी मैकेनिक्स के अंदर ये पढ़ के आए हैं कि मास क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट रहता है। मास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और आपके टीचर एक ही बात बताते हैं कि मास की वैल्यू कब चेंज होती है बेटा, रॉकेट के केस में चेंज होती है। किसके केस में चेंज होती है, रॉकेट के केस में, लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट के केस में